Good afternoon and welcome to this session. I, Poonam Vora, welcome you all to this session. If you remember, dear students, while discussing linear differential equations, I have not dealt with application part and I have said कि हम उसे future में discuss करेंगे. And today we have started discussing applications of partial differential equations. तो आज के सेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किस केस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होता है और ऐसी कौन सी केसेस है जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होता है. पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है वो आज समझने की कोशिश करेंगे. तो आज का डिस्कशन काफी इंटरैक्टिव होने वाला है. सो बी रेडी फॉर इंटरेक्शन. So basically, unit applications of partial differential equations and linear differential equations के applications, ये दोनों भी पॉइंट्स पे आज हम फोकस कर रहे हैं. ये स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, आप डिस्क्राइब कीजिए. ध्यान से देखिए और डिस्क्राइब कीजिए. क्या समझ पा रहे हैं आप स्क्रीन पे जो भी फिगर देख रहे हैं? Yes, anyone? Am I audible, dear students? Yes, ma'am. Yes. तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? एका फिक्स ऑब्जेक्टला हँग केले एक राइट. लोड देऊन. परफेक्ट. तो ये कहीं ना कहीं आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट हो रहा है. आई होप ये रिलेट हो रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्प्रिंग है. इट इज अ स्प्रिंग और इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है. ये फ्रेम पे वो फिक्स्ड है एक एंड स्प्रिंग का और दूसरा एंड खुला है और उस वहां पर एक मास m हमने अटैच कर दिया है, लगा दिया है. और इस मास का जो वेट है वो m इंटू जी है. मास m का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा. m उसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. वेट इज mg. वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है. स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते तो वो स्ट्रेच हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है. तो ये वैसे स्ट्रिंग है. इसका एक एंड तो फिक्स है लेकिन दूसरे एंड पर ओ एंड फिक्स है, ए एंड पर हमने एक मास लगा दिया है और मास लगाने के कारण स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है और उसकी एलोंगेशन ई अमाउंट से एलोंगेशन हो गई है. ई अमाउंट से उसका एलोंगेशन हो गया है. एक स्प्रिंग को अगर आप खींचते तो वो एलोंगेट हो जाती है. तो ई अमाउंट से उसका एलोंगेशन हो गया है मास एंड ए पे लगाने के बाद में. ठीक है. अब वो एलोंगेशन होने के बाद में बी तक आ गया और बी से फिर वो और नीचे जाने लगा सी तक. तो सी पर जाने के बाद में वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा.
मतलब ये हो गया ऑसिलेशन। आपको मैं फिर से बताती हूँ, एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड खुला था, दूसरे एंड पे हमने एक मास लगा दिया m, ये मास है, और मास लगाने के बाद में वो B पॉइंट पर आ गया, मतलब वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई मास के वजह से, B पॉइंट पे आ गई, और थोड़ी देर के बाद B से वो फिर C पे चली गई, A से वो B पर आ गई एलोंगेशन के कारण, और B से वो आगे C पर जाती है x डिस्टेंस कवर करके। E डिस्टेंस एलोंगेशन है कि जब आपने मास लगाया तो पहले वो B पे आ गया, और फिर B से आगे और C पे जाने लगा, और फिर C से वो फिर ऊपर की ओर जाने लगा। तो ये हो गया नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल हो रहा है ये, इसमें बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा है। मास आपने स्प्रिंग को लगा दिया और वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, और वो मास नीचे गया B पॉइंट पे, और B से और नीचे गया C पर, और C से वो फिर ऊपर आने लगा। तो ये हो गया ऑसिलेशंस, ये हो गया ऑसिलेशन, इसे कहते हैं ऑसिलेशन। नीचे जाना फिर ऊपर जाना, ऑसिलेट कर रही है बॉडी मास m की। इस सिस्टम को कहते हैं मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम। ओके, ई डिस्टेंस मतलब एलोंगेशन, स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच होने के बाद में वो डिस्प्लेस हो गई x डिस्टेंस से। अब जब वो B पर आई तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हुई थी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फ्री ऑसिलेशंस की बात हो रही है, ये बॉडी ऑसिलेट करती है, ये ऑसिलेशन नेचुरल वाइब्रेशन है बॉडी का, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा है। बॉडी का मास m है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, mg वेट है, m उसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज अ कांस्टेंट, ऑल ऑफ यू नो। हम सबका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसीलिए हम अर्थ की सतह पर है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम उड़ रहे होते, लेकिन हम अर्थ इस प्लैनेट पर रह पाते हैं, हमारे जमीन पर कदम होते हैं, हम चल पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है। हमारा वेट भी होता है, हम बोलते हैं माई वेट इज 50 kg, इट इज 60 kg। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा वेट होता है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, इसे मास एंड स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ कहता है कि बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। सपोज इतना x डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर ये एक्सेलरेशन रहेगा, लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी का। बॉडी मोशन में है, मास m की बॉडी मोशन में है, और जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वेलोसिटी रहेगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्ले एक्सेलरेशन रहेगा। x डिस्टेंस उसने कवर किया, dx छोटा सा डिस्टेंस है जो dt टाइम में कवर हुआ, तो dx अपॉन dt वेलोसिटी एट द पॉइंट x है। सिमिलरली वेलोसिटी भी चेंज होती है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो x पॉइंट पर यहां पर एक्सेलरेशन है d2x by dt स्क्वायर। बॉडी इज इन मोशन, वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी है, तो
x डिस्टेंस पर उसका एक्सेलरेशन इतना है, मास इतना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय न्यूटन्स लॉ। ठीक है, पहले ये कंडीशन है जब इक्विलिब्रियम था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? दोनों भी साइड्स के फोर्सेस, एक एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, एक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो पहला इक्विलिब्रियम स्टेट था जब बॉडी का वेट और स्प्रिंग का इलास्टिसिटी दोनों बैलेंस हो गया, मतलब जितना वेट एक्ट हो रहा था बॉडी पे वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के पर यूनिट लेंथ है। स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है और के उसका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ है। के इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है, अगर हमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो वो अपना एक्चुअल शेप फिर से पाने की कोशिश करती है, रिस्टोर करने की कोशिश करती है स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर है क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो गई है और वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने के लिए वो खुद को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करती है। तो वो जो फोर्स होता है वो के से डिनोट होता है। के रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है और ई डिस्टेंस से स्ट्रेच हुआ है, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, के इंटू ई। बी पॉइंट की बात हो रही, बी इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि वेट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बैलेंस हो चुके थे, तो इसीलिए weight acting on the body, weight of the body is force acting on the body which is vertically downwards, and restoring force when the elongation is E is restoring force per unit length K into the elongation E। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे बी पॉइंट पर। स्प्रिंग स्ट्रेच होने के कारण खुद को एक्चुअल शेप में लेके जाने की कोशिश कर रही थी और बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा था। ये दोनों मैच हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थी बॉडी। उसके बाद में क्या हुआ, वो और नीचे चली गई, मतलब उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ वेलोसिटी थी, कुछ एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है जो उसको नीचे की ओर लेके जा रहा है। और ये जो भी फोर्स है वो यहाँ पर सी पर फिर से एक इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। उस केस में एक्चुअल फोर्स जो मास पर एक्ट हो रहा है वो है उसका अपना वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है, और E और X टोटल इतनी एलोंगेशन हो गई है, तो दिस इज द टोटल एलोंगेशन एंड K इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का जो ऊपर की ओर है, इसलिए इतना वेट इतना फोर्स सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग है, वेट नीचे की ओर एक्ट हो रहा है और स्प्रिंग खुद को रिस्टोर करना चाहती है तो वो ऊपर की ओर खिंचा हो रहा है। तो जब बॉडी यहाँ पर आ जाती है तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगी। बाय न्यूटन्स लॉ इतना फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे एंड
एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी पे उसका अपना वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स और जो स्ट्रेचिंग हुई है वो वर्टिकली अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स और ये अपवर्ड्स, इसीलिए दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, फोर्स को डायरेक्शन होती है। और न्यूटन्स कहता है कि जब एक्सेलरेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन्स लॉ से लेफ्ट हैंड साइड, और एक्चुअली देखा जाए सिस्टम को तो सिस्टम से ये डिराइव होता है कि उसका वेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स जब एलोंगेशन e प्लस एक्स हो गई है तब k इंटू ई प्लस एक्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन में क्या हुआ है, स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को मास, स्प्रिंग के एक एंड पे मास लगा दिया तो वो थोड़ी सी एक्सटेंड होके बी पॉइंट पे आ गई। बी पॉइंट पे वो उसका जितना भी वेट था और रिस्टोरिंग फोर्स था वो दोनों मैच हो रहे थे, इसलिए इक्वेट किया। फिर और नीचे चला गया और नीचे से फिर ऊपर आने लगा, मतलब वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, नीचे ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, लेकिन सी पॉइंट पे वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकता है और फिर ऊपर की ओर प्रोपेल होता है। तो वो जब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सी पर रुकता है तो उस स्टेट में ये इक्वेशन होल्ड होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, उस स्टेज में दोनों भी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और ये वाला बी पॉइंट का, बी पॉइंट पे भी ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है जब बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है और एलोंगेशन ई हो गया है और वो रिस्टोरिंग फोर्स के पर यूनिट लेंथ है, तो के ई रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का। तो व्हाट इज दिस डिस्कशन ऑल अबाउट, यहाँ पे एक मास है, वो मास को स्प्रिंग से लगा दिया है, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम है, लगाकर छोड़ने के बाद में वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेच होने के बाद में वो नीचे जाने लगा फिर ऊपर आने लगा, मतलब वो ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगा। बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, ये नेचुरली वाइब्रेट हो रही है बॉडी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस एस्टैब्लिश हो गए, एक और दो। d2x बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन है बॉडी का। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, k इंटू ई के ई, के इंटू एक्स के एक्स, बट ये रिस्टोरिंग फोर्स फॉर द एलोंगेशन ई था, वो तो वेट के जितना है, इस इक्वेशन में से के ई इक्वल्स टू एम जी सब्सटीट्यूट करेंगे, एम जी के ई है तो एम जी माइनस के ई माइनस के ई हो जाएगा, और माइनस के एक्स में एडिंग के एक्स ऑन बोथ साइड करके लेफ्ट हैंड साइड बन गया एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स, एंड राइट हैंड साइड का माइनस के एक्स प्लस के एक्स नलीफाई होके एम जी को के ई रखा यहाँ, इस इक्वेशन के कारण के ई माइनस के ई 0 होगा। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड स्प्रिंग सिस्टम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है ये मास m, जिसे फ्री ऑसिलेशंस भी कहते हैं। सो यहां तक सब समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है?
Any questions, dear students? Shall I proceed further? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तर मास अँड स्प्रिंग सिस्टम फ्री ऑसिलेशंस आपण डिस्कस करत आहोत. तो ये इक्वेशन इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखा आपने एक फिजिकल सिस्टम को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए. हे इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है. मैथमेटिकल इक्वेशन में आप एक्सप्रेस कर पाए, इसे कहते हैं मैथमेटिकल मॉडेलिंग. म्हणजे या स्प्रिंगचा आणि मासला लावल्याच्या नंतर मास कसा व्हायब्रेट होतं हे तुम्हाला इथून कळतंय. बट व्हॉट इज दिस? दिस इज सेकंड ऑर्डर एलडीई विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट. सेकंड ऑर्डर एलडीई विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट्स. एक्स डिपेंड्स ऑन टी. आता एक्स म्हणजे काय, तर किती डिस्प्लेसमेंट झालं टाइम टी वरती, मास कुठे आहे. समजा टी इज इक्वल्स टू 0 ह्या टाइमला तुम्ही मास इथे लावलं आणि ते एक्सटेंड होऊन इथे आलं आणि नंतर ते व्हायब्रेशन परफॉर्म करायला लागलं. तर तुम्हाला कोणत्याही टाइम वरती ती बॉडी कुठे आहे हे जाणून घ्यायचं असेल तर ह्या इक्वेशनला सॉल्व्ह करा. तुम्हाला माहित होईल की कोणत्या पॉइंट ऑफ टाइमला मास कुठे आहे ते. सो मॅथमेटिकली दिस इज सेकंड ऑर्डर एलडीई विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट्स. याचा कोएफिशिएंट 1 आहे आणि हा के अपॉन एम आहे. के इज रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज अ पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. मास इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तर पॉझिटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह इज अ पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. आणि याला सोडवायचं असेल तर कन्व्हिनियन्स साठी आपण काय करतो, कन्व्हिनियन्स साठी आपण के अपॉन एम ही पॉझिटिव्ह क्वांटिटी आहे तर त्याला एका रिअल नंबर ओमेगाचा स्क्वेअर म्हणतो. ओमेगा स्क्वेअरने डिनोट करत आहोत आपण फक्त कन्व्हिनियन्स साठी, की आपल्याला तो डिफरन्शियल इक्वेशन इझिली सोडवता आला पाहिजे. म्हणून साठी हा जो कोणता नंबर असेल त्याला आपण एखाद्या दुसऱ्या नंबरचा स्क्वेअर म्हणू शकतो. सो पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट वही है, के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वेयर लिखते हैं. लिख सकते हैं, लिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए और हम x इन टर्म्स ऑफ t निकाल पाए सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन आपको क्या नॉलेज देगा कि टी टाइम पर बॉडी कहां पर है. जैसे कि 2 सेकंड्स के बाद में बॉडी कहां है, वाइब्रेशन में तो है, 3 सेकंड्स के बाद कहां है, एंड सो ऑन. तो दैट इज द थिंग. के और एम दोनों पॉजिटिव होने के कारण के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं. के अपॉन एम की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रख दिया है. और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में सिंबॉलिक नोटेशन में लिख रहे हैं. एलडीई को रिकॉल कीजिए डियर स्टूडेंट्स. d2 अपॉन dt स्क्वायर को कैपिटल D का स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर x कॉमन ले लिया. तर हा सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस एलडीई आहे विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. और इसको सॉल्व करना तो हम भली भांति जानते हैं. डी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर होईल. ओमेगा स्क्वेअर हा पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे, मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्हणून शुअरली निगेटिव्ह रिअल नंबर असणार आहे. मायनस ओमेगा स्क्वेअर हा शुअरली निगेटिव्ह रिअल नंबर आहे आणि म्हणून रूट्स हे कॉम्प्लेक्स नंबर्स असतील. रूट्स असणार प्लस मायनस ओमेगा आय, कि माइनस ओमेगा स्क्वायर श्योरली निगेटिव रियल नंबर है.
क्योंकि ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर निगेटिव होगा, और इसीलिए ये रूट्स पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 0 प्लस ओमेगा आई एंड 0 माइनस ओमेगा आई रहेगा। ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m, अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसीलिए होमोजीनियस एलडी का सॉल्यूशन क्या होता है, CF वाला पार्ट परफॉर्म करना और डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वेट कर देना। तर अल्फा प्लस मायनस आय बीटा जर रूट असेल तर ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स हे सोल्युशन असतं। तर त्या अनुषंगाने अल्फाची किंमत 0 असल्यामुळे एक्सपोनेन्शियल टर्म 1 झालेली आहे आणि C1 कॉस बीटाची किंमत ओमेगा आहे, C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तर ह्या इक्वेशनला आपण असंही लिहू शकतो आणि दिस इक्वेशन गिव्स यू टाइम टी ला जे सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे टाइम टी ला तो कुठे असेल, बॉडी कुठे असेल हे तुम्हाला ह्या इक्वेशन वरतून माहिती पडतं। आणि दिस इक्वेशन क्लॅरिफाइज की जो व्हायब्रेशन आहे तो साइन आणि कॉस सारखा आहे। साइन फंक्शन असा असतो म्हणजे हे जास्त होणे नंतर कमी होणे नंतर निगेटिव्ह जास्त होणे नंतर निगेटिव्हली कमी होऊन पुन्हा हे होणे, हा साइनचा ग्राफ आहे आणि कॉसचा ग्राफ असा आहे। म्हणजे व्हायब्रेशन म्हणून आपण म्हणतो की ऑसिलेटिंग सारखे आहे कारण त्याच्यात साइन आणि कोसाइन वाला बिहेवियर दिसत आहे। हे जे कॉन्स्टंट्स आहे त्यांची किंमत आपण इनिशियल कंडिशन्स वरून काढू शकतो, दिलेलं असतं ऍट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0 किंवा डिस्प्लेसमेंट इज ई, एलोंगेशन झालेलं आहे म्हणून। इनिशियल कंडीशन से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ढूंढकर हम ये इक्वेशन ढूंढ पाते हैं। तो इसमें ये था कि एक बॉडी है, एक मास है और वो ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है और आप ये जानना चाहते हो कि टी टाइम पर कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो टी टाइम पर वो कितना डिस्प्लेस हुआ है ओरिजिनल पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो ये स्प्रिंग एंड मास सिस्टम है जो एलडीई में फॉर्म्युलेट होता है और एलडी को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, बी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो ढूंढ पाते हैं। तो ये एलडी का एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया मैंने। सिंपल हार्मोनिक मोशंस can be represented by a linear differential equation with constant coefficients and we are able to solve it and obtain the solution। इस सिस्टम के बारे में किसी को कुछ पूछना है? इस सिस्टम को पहले हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया, फिर सॉल्यूशन ढूंढा और फिर ये सॉल्यूशन से स्प्रिंग सिस्टम को, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम को हम समझ पाते हैं। इसमें बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा था, इसीलिए इसे फ्री ऑसिलेशंस कहा गया है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म्युलेट हुआ, ये सिस्टम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें x केवल t पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। कितना डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इस टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर हो गया है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो गया है, वो यहाँ पर है, ये पोजीशन पर है, वो केवल टाइम ही डिसाइड कर रहा है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मुलेशन हुई है। अब मैं जा रही हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, अब इस
इस पे से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है। पहले मैंने स्प्रिंग एंड मास सिस्टम बोला डियर स्टूडेंट्स, और अब मैं स्ट्रिंग बोल रही हूँ। स्ट्रिंग यानी एक दोरी, मराठीत ज्याला आपण दोरी म्हणतो। आपण कपडे वाळूला टाकतो है ना, हम कपड़े सुखाते हैं तो वो दोरी होती है, तो ऐसी दोरी है ये। और दोरी के दोनों एंड्स फिक्स है, ये भी एंड फिक्स कर दिया और ये भी एंड फिक्स कर दिया, और दोरी की लेंथ L है, ठीक है। और एक पॉइंट को हम ओरिजिन ले ले तो ये x डिस्टेंस है, ये से 50 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 2 मीटर, ऐसे। तो पिछले एग्जाम्पल में स्प्रिंग की बात हो रही थी। स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है, रिस्टोर करना ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग, एक दोरी के दोनों एंड्स फिक्स कर दिए हैं, L लेंथ की दोरी है, और एक एंड हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो x उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इलास्टिक है रिमेंबर, एक स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच करके दोनों एंड्स उसके फिक्स कर दिए हैं, दोनों भी एंड्स। स्ट्रिंग का लेंथ L है, और बाद में हमने क्या किया, डिस्टॉर्ट कर दिया, मतलब यहां से एक ऐसा फोर्स लगा दिया कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती है। सपोज वो पोजीशन ऐसी हो गई, ये पॉइंट जहां था वही रह गया क्योंकि ये फिक्स है, ये भी जहां था वही रह गया क्योंकि ये भी फिक्स है। जो फिक्स पॉइंट्स है ना वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट यहां चले जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां जा रहा है, ये वाला पॉइंट यहां जा रहा है। तो क्या हो रहा है, लेंथ के अलोंग अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं। ये पॉइंट यहां जा रहा है, ये पॉइंट यहां जा रहा है, ये पॉइंट यहां जा रहा है, एंड सो ऑन। लेकिन ये जो दो एंड पॉइंट्स है ना वो फिक्स है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल, वर्टिकल हो रहा है ना, ये इसे हम U से डिनोट कर रहे हैं, कुछ बुक्स में Y नोटेशन होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, ये पॉइंट स्पेसिफिक है, मतलब आप कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, हर पॉइंट अलग अलग डिफ्लेक्शन सफर करेगा फोर्स देने के कारण। तो डिफ्लेक्शन पोजीशन पे डिपेंड करेगा, आप कौन सी पोजीशन पे डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो और कौन से टाइम पर देखना चाहते हो। एक बार हमने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, वो टाइम t = 0 कंसिडर होगा, और उसके आगे वो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लग जाएगा। पहले वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे ये इलास्टिक स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। अगर सपोज आप रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हो और वो कपड़े को ऐसे खींच लेते हो तो वो डोरी वाइब्रेट होती है, वो वैसी ही सिचुएशन है। तो कौन से टाइम पे स्ट्रिंग का पोजीशन कहाँ है, स्ट्रिंग के कौन से पोजीशन कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, स्ट्रिंग का कौन सा पोजीशन किस टाइम पर कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि हर पॉइंट अभी यहाँ, फिर वहां, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहां, ऐसा डिफ्लेक्ट होना है। हर पॉइंट अपने आप में एक ऑसिलेटरी डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, फिर उसके नीचे गया, और फिर वहां पर फिर ऊपर आते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया। मतलब हर एक पॉइंट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक पॉइंट को आपने देखा
वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट x का अगर आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो वो दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो कौन से टाइम पे और कितने डिस्टेंस पे आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो। तो यही फर्क है पिछले और इस एग्जाम्पल में। वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी was only a function of time, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन कौन से टाइम पर किस पॉइंट का कितना हुआ है, तो इस डिफ्लेक्शन को U से भी डिनोट करते हैं कुछ बुक्स में Y से डिनोट करेंगे, क्योंकि X वर्सेस Y है ना, X वर्सेस Y। आधी तो त्याच्या पोझिशनवर होता, नंतर तो असा त्याचा ओरिजिनल पोझिशन पासून खूप लांब गेला, नंतर पुन्हा ओरिजिनल पोझिशन कडे आला, नंतर पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनच्या खालती गेला आणि पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन वर आला। मतलब हर पॉइंट ऑसिलेशन में है, हर पॉइंट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जानना है तो आप मैथमेटिकली सॉल्व करके उसको निकाल पाते हो। टू फाइंड द डिफ्लेक्शन वी फॉर्म्युलेट द इक्वेशन। तर ह्या सिस्टमला आपण मॅथमॅटिकली फॉर्म्युलेट करू शकतो, अँड इट इज डिनोटिंग व्हायब्रेशन्स ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज डिनोटिंग व्हाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो वो आपके सिलेबस का भाग नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी फॉर्म्युलेटेड है और उसका इक्वेशन है dou 2u by dou t square is equal to c square dou 2u by dou x square। तो इस सिस्टम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है dou 2u by dou t square। अब आप कहोगे dou 2u by dou t square का मीनिंग क्या है मैडम? तो u डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक तो कौन से टाइम पे और कौन से पोजीशन का डिफ्लेक्शन आपको देखना है। तो u अब दो बातों पे निर्भर करता है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। जब कोई वेरिएबल किसी मिनिमम दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तब हम उसके पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन जैसा ही डिफरेंशिएशन होता है, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप t को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, जब विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो du by dx नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि u x और t का फंक्शन है। आप लिखोगे इसे dou u by dou x, नोटेशन dou u by dou x है, du by dx नहीं। dx by dt था क्योंकि x केवल t पर डिपेंड कर रहा था, इसीलिए। तर इथे डिफ्लेक्शन हा कोणत्या पोझिशनवर बघायचा आहे, कोणत्या टाइमवर बघायचं आहे, या दोन व्हेरिएबल्स वरती अवलंबून आहे, म्हणून इथे पार्शियल डिफरन्शिएशन असणार आहे। हे झालं ऍप्लिकेशन्स ऑफ पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन्स। व्हॉट इज इट? एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगाकर आप इस सिस्टम को समझ पा रहे हो। और इस पीडी से हमें क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम d2u by dt square, second order derivative of deflection with respect to time is c square times। तो c स्क्वायर लिखने का अर्थ है ये जो भी कांस्टेंट है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर था इसीलिए उसे c स्क्वायर लिखा है सिस्टम को कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए। c स्क्वायर d2u by dx स्क्वायर,
तो u चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेकंड ऑर्डरचा UTT नी पण डिनोट होतो इज इक्वल्स टू सी स्क्वेअर टाइम u चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह सेकंड ऑर्डरचा विथ रिस्पेक्ट टू x. तर ह्याच इक्वेशनला आपण दुसऱ्या नोटेशन मध्ये असं सुद्धा लिहू शकतो UTT is equal to c square UXX. This denotes vibrations of a stretched string, which is also called one-dimensional wave equation. आप सिलेबस देखोगे तो उसमें ये लिखा होगा one-dimensional wave equation. ऑब्वियसली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट का आप अगर टाइम के साथ पोजीशन देखना चाहोगे तो वो वेव की तरह आ रहा है. किसी एक पॉइंट का थ्रू आउट टाइम स्पैन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो वो ऐसा है. पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन करता है, फिर नीचे जाता है और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है. हर पॉइंट ऑसिलेटरी वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है. और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन या वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है UTT is equals to c square UXX. हे नोट डाउन करा. We may ask you out of the given differential equation which one represent vibration of a stretched string. अन्य शब्दों में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, कौन सा PDE डिनोट कर रहा है? एक सॉल्यूशन रहेगा UTT is equals to c square UXX. दूसरा रहेगा UT is equals to c square UX. तीसरा ऑप्शन रहेगा UTT is equals to c square UX. चौथा हो सकता है UT is equals to c square UXX. तो सही आंसर फर्स्ट वाला है. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये फॉर्म्यूलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन आपके सिलेबस का भाग नहीं है, बट आपके सिलेबस का भाग क्या है? इन PDE को सॉल्व कर पाना. क्योंकि फॉर्मुलेशन हायर लेवल पे होता है, रिसर्च लेवल पे, लेकिन सेकेंड ईयर में तो हम रिसर्च नहीं करते. तो ऐसा PDE अगर किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये सेकेंड ईयर में सीखा जा सकता है. ये यहाँ पर सीखा जा सकता है. Am I audible, dear students? हॅलो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हा, आता ऍक्च्युली झालं काय आहे की माझं नेट संपत आलं आहे, तर मी एक थोडस 2 मिनिटात रिचार्ज करते. नंतर आपण बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू c स्क्वेअर डो टू u बाय डो x स्क्वेअर. हाउ डू वी रीड दिस? डो टू u बाय डो t स्क्वेअर इज इक्वल टू c स्क्वेअर डो टू u by dou x square. This is a partial differential equation. It is not an ordinary differential equation. It is partial differential equation because the variable u depends on x and t. Whenever a dependent variable depends on more than one independent variable, these both are independent. They don't depend on each other, nor on other variable, but this u depends on both of them. And at such times we speak about partial differentiation, and the equation which is formed is partial differential equation, also written as u suffix tt is equals to c square uxx.
So this partial differential equation represents one-dimensional wave equation or vibrations of a stretched string. अब इस इक्वेशन को, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ये सिस्टम का, इस इक्वेशन को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से सॉल्व कर पाते हैं. बहुत पावरफुल मेथड है जो ऐसे पीडीईस को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है. ये मेथड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. U is deflection at a distance x at time t. The deflection at a distance x at time t is represented by partial differential equation utt is equals to c square uxx. C square is positive. Yes, ma'am. Yes. Thank you. तो ये वेव इक्वेशन सीखा हमने, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. वन डायमेंशनल क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस ही प्लेस किया है ना हमने, और वाई में डिफ्लेक्शन है इसीलिए. अब देखिए, पहला एग्जांपल जो मैंने लिया था वो मास एंड स्प्रिंग सिस्टम का था, उसमें ओडीई डिस्कस किया. दूसरा एग्जांपल था उसमें मैंने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिस्कस किया, वो पीडीई रिप्रेजेंट कर रहा था. अब ये तीसरा है, इसमें भी फिर से ओडीई ही डिस्कस होगा. एप्लीकेशंस ऑफ एलडीई चैप्टर का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम. इथे x डिपेंड्स ऑन t होता, इथे u डिपेंड्स ऑन xt होता आणि इथे काय असेल ते बघू. तर ह्या ड्रॉइंग वरून काय समजतंय? कुछ समझ में आ रहा है इस ड्रॉइंग से? एनीवन? फोर्स अप्लाय केल्यानंतर बेंड होणार आहे. यस. तो ये है बेंडिंग ऑफ बीम्स, एप्लीकेशन ऑफ एलडीई. एप्लीकेशन ऑफ एलडीई, बेंडिंग ऑफ बीम्स. ये तो सिविल में बहुत काम का है, क्योंकि देखिए आप जो फ्लाईओवर्स बनाते, जो पुल ब्रिजेस बनाते, अगर आपने उसमें कोई मेटल वाले जो रॉड्स होते हैं, मेटालिक रॉड्स जो यूज करते हैं आप कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर उसकी बेंडिंग आपको ठीक से पता होगी, वो मैथमेटिक्स ही देगा आपको. अगर आपको पता है उसकी बेंडिंग कितनी होती है, तभी आप ठीक से बना पाओगे. नहीं तो क्या होगा, उसकी बेंडिंग ज्यादा रहेगी तो वो टूट जाएगा, गाड़ियां गिर जाएंगी ब्रिज से. होता है ना, ऐसे ब्रिज टूट जाते हैं तो उसमें कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है. और दूसरा एक रीजन भी कि वो सामान अच्छा यूज नहीं करते, वो भी एक कारण हो सकता है. हाँ, रॉ मटेरियल. यस. तो हम जाते हैं बेंडिंग ऑफ बीम्स. ये भी मैथ्स पे निर्भर करता है. बेंडिंग ऑफ बीम्स, बीम यानी क्या? एक रॉड, ठीक है. अब रॉड का एक साइड हमने फिक्स कर दिया है, ये पॉइंट, ये रॉड का फिक्स एंड है, और दूसरा खुला है, इधर से फिक्स है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला. x इज इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिन समझो हमारे एक्स वाई प्लेन की या एक्स एक्सिस की, वहां पे डिफ्लेक्शन y 0 रहेगा, u या y से डिनोट होगा, क्योंकि वो फिक्स है. कितना भी फोर्स लगाइए इस साइड से, ये पॉइंट नीचे जाने ही नहीं वाला. ये दूसरे पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं, है ना. चपटा हो जाएगा ना वो, अगर उस पे फोर्स लगेगा तो, या ऐसा फोर्स लगाते तो वो नीचे चला जाएगा.
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये LDE है, ये ODE है, PDE नहीं, क्योंकि इस पर एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करने वाला, एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रट, ये स्ट्रट है, सिंपल शब्दों में रॉड, विथ वन एंड बिल्ट इन, एक एंड बिल्ट अंदर फिक्स किया है, एंड अदर एंड सब्जेक्टेड टू एंड थ्रस्ट P, दूसरे साइड पे कुछ फोर्स लग रहा है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको रेडीमेड दिया जाएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है इस सिचुएशन की। एक रॉड है, उसका एक एंड फिक्स किया और दूसरे साइड से फोर्स लगाया है, तो इनिशियल कंडीशंस क्या रहेंगी? ऑब्वियसली ये x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कंसिडर करो, x एक्सिस पे यहाँ पे रखा है सपोज अपन ने रॉड, ओरिजिन है यहाँ, x इज इक्वल्स टू 0 पे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होने वाला, वो बेंडिंग ही नहीं होने वाली वहां पर, क्योंकि वो फिक्स किया हुआ है, उस पर कोई असर नहीं होगा। और जब उसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन में चेंज भी नहीं होगा, डिफ्लेक्शन 0 है तो उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होने वाला है? यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब रॉड का एक एंड फिक्स होता है, वन एंड इज फिक्स, तो इनिशियल कंडीशंस क्या होती है? इनिशियल कंडीशंस होती है x इज इक्वल्स टू 0 पे y 0 रहेगा एंड x इज इक्वल्स टू 0 पे dy बाई dx 0 रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, जब एक रॉड का एक एंड फिक्स होता है और उस पे थ्रस्ट लगाया जाता है दूसरे एंड पे, तो इनिशियल कंडीशंस रहेगी, दूसरा जो फिक्स एंड है वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी y इज इक्वल्स टू 0, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा वहां पर। पॉइंट टू बी नोटेड। सॉल्यूशन गिव्स डिफ्लेक्शन एट अ डिस्टेंस x अलोंग द स्ट्रट। तो जब फोर्स लगाया तो कौन सा पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर वो कहाँ चला गया, है ना? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें फोर्स लगाने के बाद, ये इस LDE का सॉल्यूशन रहेगा, एंड दिस इज दैट सॉल्यूशन। ही सिच्युएशन LDE मध्ये कन्वर्ट होते, फॉर्म्युलेट होते, आणि हा LDE विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट आहे, y डिपेंड्स ऑन x, second order LDE with constant coefficients, y depends on x, and this is the solution. Y in terms of x is r upon AP into bracket sin AX minus AL cos AX plus A into L minus x. ये R, A, P, L ये सब कॉन्स्टेंट्स है सिस्टम के। L तो रॉड की लेंथ है, R, P, A ये सब कॉन्स्टेंट्स है दिए हुए सिस्टम। सो एनी क्वेश्चंस? सो लोडेड बीम्स, ये सिविल का एप्लीकेशन, इसीलिए हम LD सीख रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो LD में कन्वर्ट होते हैं, और LD को सॉल्व करना आप वेक्टर एंड पार्शियल में सीख रहे हो ताकि बेंडिंग को समझ सको। कितना डिफ्लेक्शन हुआ मतलब कितनी बेंडिंग है बीम, आ रहा है आपके ध्यान में? इज दिस क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Shall I proceed further? तो पॉइंट टू बी नोटेड, बेंडिंग ऑफ बीम्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया रहता है। A beam is fixed at one end. What are the initial conditions? These are the initial conditions, and this is the solution. Next,
अब ये अलग सिचुएशन है, ये भी रॉड है, इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें बेंडिंग ऐसी हो जाएगी, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, ये बेंडिंग ऐसी होने वाली है, दोनों साइड से जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो अंदर ही जाएगा ना। और लाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रट, तो वो रॉड का वजन काफी कम है, इसीलिए लाइट बोला है, लाइट वेट आहे, वेट खूप कमी आहे त्याचं. अ लाइट हॉरिझॉन्टल स्ट्रट ऑफ लेंथ एल इज फ्रीली पिन्ड ॲट बोथ एंड्स, दोन एंड्स असतात रॉडचे, दोन्ही फ्रीली पिन केलेले, फ्रीली पिन म्हणजे असं फ्रीली त्याला ठेवलेलं आहे. इट इज अंडर द एक्शन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, इक्वल, इधर से भी पी इधर से भी पी, लेकिन अपोजिट है, ये इधर लगा रहे और ये इधर लगा रहे, इक्वल पण अपोजिट, समजा इकडून 3 न्यूटन तर इकडून -3 न्यूटन असं. इक्वल अपोजिट फोर्स लगाया है पी अमाउंट का दोनों एंड्स पर, एंड इट कैरीज अ लोड W एट इट्स सेंटर, और W अमाउंट का लोड उसके सेंटर पे है. देन फॉर सपोज यहां से हम रॉड कंसीडर कर रहे हैं 0 लेंथ और लेंथ L/2, आधा लेंथ यहां तक होगा. यहाँ के x के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, E ये कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले कांस्टेंट्स है. P भी कांस्टेंट है, ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट. Y is deflection at a distance x, y is a function of x only. इनिशियल कंडीशंस क्या दी हैं, यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है और x इज इक्वल टू L/2 पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. अब जिस हिसाब से फोर्स लगाया जाता है उस हिसाब से इनिशियल कंडीशंस बनती है, तो जो इनिशियल कंडीशंस दी होती है उन्हें लेना होता है और यूज करना होता है. एलडीई को सॉल्व करते वक्त पहले जनरल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर इनिशियल कंडीशंस उसमें डाल के C1 C2 को ढूंढते हैं. तो ये एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं हम जहां पर एक रॉड को के सेंटर में भी एक ओमेगा लोड लगा हुआ है और दोनों साइड से भी उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये इनिशियल कंडीशंस है. डिफ्लेक्शन इज 0 एट द सेंटर, मतलब सेंटर अपनी पोजीशन बनाए हुए है. तो इसका सॉल्यूशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर एलडीई, इसका सॉल्यूशन ऐसा आता है, साइन फंक्शन ऑफ एक्स. तो डिफ्लेक्शन एट अ डिस्टेंस x इज ओमेगा अपॉन 2p, ओमेगा p आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम, साइन nx अपॉन n cos nl अपॉन 2 minus x. So this is a constant quantity. E I are constants related to the system, and minus x. So this is the solution. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आता है. तो लोडेड बीम्स का एक दूसरा एग्जाम्पल. अब स्टार्टिंग में मैंने एक्स ऑफ टी लिया, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम स्टार्टिंग में. सेकेंड में मैंने लिया ये रॉड. थर्ड मैंने क्या लिया, एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं फिर से. देखिए, फ्री ऑसिलेशंस एसएचएल, ये एप्लीकेशंस ऑफ एलडी था, एप्लीकेशंस ऑफ एलडी. सेकंड क्या था, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है अंडर एक्सटर्नल फोर्स तो पीडीई बनता है, पीडी का सॉल्यूशन. ये एप्लीकेशंस ऑफ पीडी में आ गए. एंड आफ्टर दैट फिर हम एलडीई में चले गए.
एप्लीकेशन ऑफ LDE, लोडेड बीम्स, अगेन लोडेड बीम्स, तो ये LD से रिलेटेड था। अब हम फिर से आ रहे हैं PD की ओर, अब हम PD की ओर आ गए हैं, फिर से एप्लीकेशंस ऑफ PD में आ गए हैं। तो ये आप देखिए, ये एक रॉड है, बार है, बार जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, थिन है मतलब रॉड। तो हम हीट फ्लो सीख रहे हैं, हीट फ्लो समझने का कोशिश कर रहे हैं। वन डायमेंशनल हीट फ्लो, एक बार है, बार यानी रॉड, ठीक है, मेटालिक रॉड, और हाँ वो उसका हीट फ्लो मुझे स्टडी करना है। मतलब एक पॉइंट है उसका हाई टेम्परेचर पे और एक है कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली हीट फ्लोज फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर पॉइंट टू अ लो टेम्परेचर पॉइंट। हीट फ्लो समझना है मुझे थिन रॉड का, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है और उसको स्टडी करना है मुझे। टेक वन एंड ऑफ द बार एज ओरिजिन, एक एंड को ओरिजिन ट्रीट कर लो, एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड ऐसा अज्यूम करके, and the direction of heat flow is along x-axis. Let the temperature of the bar at any time t at a distance x from the origin be u. U notation यूज कर रहे हैं हम टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। U is denoting temperature at a distance x at time t. टेम्परेचर डिपेंड करेगा टाइम पे, कौन से टाइम पे आप टेम्परेचर नोट डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि हीट फ्लो हो रही है, और डिस्टेंस पे, यहाँ पे टेम्परेचर चेक करना है या यहाँ पे या यहाँ पर। तो टेम्परेचर इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, टेम्परेचर इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, मतलब हीट फ्लो हो रहा है ना हायर टेम्परेचर से लोअर की ओर, तो हर जगह पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा अलग अलग टाइम पर। So temperature is depending on two parameters. One is distance and another is time. तर इथे आपण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन समजणार आहोत। तर टेम्परेचर हे दोन पॅरामीटर्स वरती अवलंबून आहे, दोन व्हेरिएबल्स वरती डिपेंड करत आहेत। एक तर कोणत्या पोझिशनवर पाहिजे टेम्परेचर आणि कोणत्या टाइमला बघायचं आहे। तर इट इज फॉर्म्युलेटेड ॲज द PDE dou u by dou t is equal to c square dou 2u by dou x square. Point to be noted. क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल ही है ना ये, अलोंग एक्स एक्सिस ही कंसिडर कर रहे हैं। वन डायमेंशनल हीट फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय द PDE। पहला dou u by dou t is equal to c square dou 2u by dou x square। दूसरा dou u by dou x is equals to c square dou 2u by dou t square। तीसरा dou 2u by dou x square is equals to c square ut। चौथा ux is equals to c square utt। So the correct answer is option number 1. Correct answer is option number 1. Point to be remembered, एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं। One dimensional heat flow is represented by the partial differential equation ut is equals to c square uxx. Rate of change of temperature with respect to time t is c square. C square represents positive real number, constant, some constant uxx. तुम्ही याला असं लिहू शकणार नाही, ते चुकीचं असेल। याला असंच लिहायचं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू इज सी स्क्वेअर टाइम्स
second order partial derivative of temperature with respect to x. Point to be noted, dear students. So, one-dimensional heat flow is represented by a partial differential equation. By the partial differential equation, ut is equals to c square uxx. Point to be noted. utच लिहायचं, c square uxxच लिहायचं. इथे x लिहून चालणार नाही आणि इकडे t लिहून चालणार नाही. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीता को गीता बोलूं और गीता को सीता बोलूं तो चलेगा क्या? सीता बोलेगी मैं गीता हूं और गीता बोलेगी मैं सीता हूं, तो नहीं चलेगा. वैसे ही ये u की जगह t की जगह t, x की जगह x. Point to be noted, dear students. So the solution is given like this. ह्या PD ला मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हेरिएबल्स ने सोडवून सोल्यूशन असं भेट. 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे. तीनों में से एक तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, दूसरे 2 डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशंस एक्सेप्टेबल है. जब टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी देंगे इनिशियल कंडीशंस में, तो एक्सपोनेंशियल इन टाइम t एंड साइन एंड कॉस बिहेवियर इन x वाला चूज करना है. और जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, मतलब रॉड बहुत लंबी है, तब एक्सपोनेंशियल इन x एंड एक्सपोनेंशियल इन टाइम ये वाला यूज होगा. ये सॉल्यूशंस है इस सिस्टम के वन डायमेंशनल हीट फ्लो. व्हेन द इनिशियल कंडीशन इन द प्रॉब्लम विल बी t टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस सॉल्यूशन से स्टार्ट करोगे. व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तो इस सॉल्यूशन से शुरू करके फाइनली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ढूंढ करके दोगे. सो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो. सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो इज डैश. ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ऐसे भी हो सकता है. दोनों भी सही है. या फिर सिर्फ ये भी रहेगा ऑप्शन में, तो इसको टिक करो. सिर्फ ये भी रहेगा तो इसको टिक कर देना. 2 ऑप्शन सही नहीं होंगे. 2 ऑप्शन सही होंगे तो फिर एक ऑप्शन ऐसा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऐसे भी हो सकता है. पॉइंट टू बी नोटेड, वन डायमेंशनल हीट फ्लो is given by PDE. ut is equals to c square uxx and the solution is a cos kx plus b sin kx into e raised to minus k square c square t. ये c square यहाँ से लेना, यहाँ पर रखना, और k is a constant. And another solution is e raised to minus kx plus b e raised to kx into e raised to k स्क्वायर सी स्क्वायर टी. t इंफिनिटी होगा तब ये लेना, निगेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ t, और x इंफिनिटी होगा तो ये लेना. बोथ आर solution depending upon the given conditions. So this is about one dimensional heat flow. This is application of partial differential equation to heat flow. 2 डायमेंशनल हीट फ्लो. 1 डायमेंशनल मतलब एक पतली सी रॉड. 2 डायमेंशनल मतलब एक पतली सी शीट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पतली शीट. अब 2 डायमेंशनल हीट फ्लो मतलब ये शीट में एक हाई टेम्परेचर पे और हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है. तो आप क्या करोगे, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करोगे. लेकिन हमें पता है कि ये जब शीट की बात आती है, रॉड में तो सिर्फ एक ही रहेगा x. शीट आती तो कोई भी पॉइंट x, y से डिनोट होता है ना, और टाइम t. तो अब टेम्परेचर फंक्शन रहेगा x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का और टाइम का. Yes, it is true. But हम 2 डायमेंशनल हीट फ्लो
हम टू डायमेंशनल हीट फ्लो अंडर स्टेडी स्टेट ही सीखने वाले हैं। अब स्टेडी स्टेट क्या है? तो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, जब हीट फ्लो होती है तब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है कि उसके आगे टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड करना छोड़ देता है। टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि कौन से पॉइंट पे आपको टेम्परेचर चेक करना है। उसका टाइम पर डिपेंडेंस फिनिश हो जाएगा और उस टाइम के आगे वो केवल और केवल उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा अंडर कंसिडरेशन। ऐसे स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पर टेम्परेचर टाइम का फंक्शन होना छोड़ देता है और उसके आगे वो सिर्फ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, कौन से पॉइंट पे आपको टेम्परेचर ढूंढना है। तो स्टेडी स्टेट इज दैट स्टेट। तो ये एक थिन प्लेट है, मेटालिक प्लेट, हीट फ्लो स्टडी कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं हम। कंसीडर द हीट फ्लो in a metal plate of uniform thickness in the direction of length and breadth। तो ऐसे हीट फ्लो हो रही है। There is no heat along the normal to the plane। इसके ऊपर के साइड में मतलब परपेंडिकुलर साइड में कोई हीट फ्लो नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट फ्लो हो रही है। Let u xy be the temperature at any point xy of the plate at time t। तो ये वन डायमेंशनल हीट फ्लो का इक्वेशन क्या था? ut इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स। टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। किसी भी टाइम पर टेम्परेचर किसी पॉइंट पर एक्स वाई पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट पर टी टाइम पे टेम्परेचर अगर आपको जांचना है तो वो इस पीडी से रिप्रेजेंट होता है। ut इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। याच्याने तो रिप्रेझेंट करता येतं। पण मग पुढचं आता स्टेडी स्टेट विषयी बोलणार आपण। इन द स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द टाइम। टेम्परेचर टाइम भले ही बढ़ता जाएगा लेकिन टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। सो ये 0 हो गया, मतलब स्टेडी स्टेट का इक्वेशन क्या बन गया फिर? सी स्क्वायर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट 0 हो गया स्टेडी स्टेट में। सी स्क्वायर तो नॉन जीरो है, उसकी वैल्यू 0 नहीं है, और प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये क्वांटिटी 0 है। तो स्टेडी स्टेट में इक्वेशन पीडीई ये बन जाता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अंडर स्टेडी स्टेट द पीडीई फॉर टू डायमेंशनल हीट फ्लो इज फर्स्ट यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल्स टू 0, थर्ड ux plus uy is equal to 0, fourth uxx plus uy is equals to 0। सही आंसर 1 है। अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर फ्लो हीट फ्लो is given by the equation dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is equal to 0। अब ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये एक पीडी है। इसके सॉल्यूशन को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ढूंढ सकते हैं, और जब 3 सॉल्यूशंस आएंगे, 3 में से 2 डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशंस इन द प्रॉब्लम सेलेक्ट करके फिर उस पे
पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढा जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ के। सो पहला सॉल्यूशन ये है, x में एक्सपोनेंशियल और y में साइन कोसाइन, x में एक्सपोनेंशियल y में साइन कोसाइन का प्रोडक्ट ये कब यूज करना है, अगर आपके इनिशियल कंडीशंस में x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया है तब। दूसरा सॉल्यूशन y में एक्सपोनेंशियल और x में साइन कोसाइन, ये कब यूज करना है, जब y इंफिनिटी को टेंड है ऐसे दिया जाएगा तब। x टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है, y टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब ब्रेड्थ बहुत ज्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सॉल्यूशन चूज करके आपको उस पर प्रोसेसिंग करनी है। इनिशियल कंडीशंस को इम्पोज करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढकर उस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना होता है। तो ये है 2 डायमेंशनल हीट फ्लो के बारे में। 2 डायमेंशनल हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन 2 टाइप का है। ये मोर सुटेबल सॉल्यूशंस है। u of xy is equal to c1 e raised to minus kx plus c2 e raised to kx into c3 cos ky plus c4 sin ky. Whenever x tends to infinity, you go for this solution. Whenever y tends to infinity, you have to go for this solution. u of xy is equals to c1 e raised to minus ky plus c2 e raised to minus ky into c3 kx plus c4 sin kx. c3 cos kx plus c4 sin kx. Whenever y tends to infinity. So this is about 2-dimensional heat flow under steady state. So if you have any questions, you can ask. From my side, it is over for your patient listening. Thank you so much for your patience.